डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है उसी का सिक्स पार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें हमने मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ लिया है। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, पुष्यमित्र ने की थी। और जो शुंग वंश है उसकी पतन के बाद जो कर्ण वंश था उसने शासन किया लगभग 45 वर्ष तक। तो और उसके जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कर दी थी, जो चेदी सातवाहन के जो सुमिक था उसने हत्या कर दी थी। आज हम उससे पर आगे बढ़ेंगे। तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उसके पश्चात जो कलिंग था उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पे एक जो वंश की स्थापना हुई वो था चेदी या चेतवंश। इसकी स्थापना की थी मेघवाहन ने। और इसका जो प्रसिद्ध शासक रहा है वो रहा है खारवेल, जो कि इस वंश का तीसरा शासक था। इसके बारे में जो जानकारी है हमें वो भुवनेश्वर के नज़दीक जो उदयगिरी है वहाँ पे हाथी गुफा पहाड़ियों में इसके बारे में अभिलेख मिला है, जिसमें खारवेल के जो राज्य था उसके 13वें वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और इसमें ये हमें जानकारी मिली है कि उसने अपने आप को महाराजा व कलिंगपति की जो उपाधि धारण की थी। और उसने दक्षिण में जो था वो पांड्यों को हराया था और उत्तर में उसने मगध और अंग तक को हराया था। और वो क्या था, जैन धर्म का संरक्षक था। और लेकिन उसने जो अन्य धर्म थे उनके प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। और उसके काल में कला और साहित्य में, संगीत में काफी उन्नति हुई थी। अब आगे बात कर लेते हैं हम उसी वंश की जिसने मगध में कर्ण वंश का अंत किया था, सातवाहन। तो सातवाहन के बारे में हमें जैसे पता चला, अभी चल ही गया था कि इसकी स्थापना की थी सुमिक ने। और इस जो वंश है इसको आंध्र वंश की ये एक जाति थी जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते थे, अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। और जो प्राण है, ब्राह्मण प्राण है, इसमें जो प्राणों में जो लिखा गया है उसमें सातवाहन और आंध्र सात सात शब्द यूज किए गए हैं। तो इनको आंध्र भृत भी कहा जाता है। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकीन, जिसने कि 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक जो था वो शासन किया था। इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो नासिक अभिलेख में मिलती है, जिसमें ये पता चलता है कि इसने शक, यवन और पहलव इनकी शक्तियों का दमन किया था और मालवा के प्रसिद्ध शासक नहपाल को भी इसने हराया था। इसके बाद जो अगला शासक है, जिसके जो अगला वंश है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पांड्य। पांड्य के बारे में जो वंश है इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है जो मैक्सनी ने बुक लिखी थी इंडिका, उसमें ये जिक्र आता है कि उस समय दक्षिण में एक वंश था जिसका जो कि पांड्य वंश था, जो कि अपने मोतियों के लिए बड़ा मशहूर था राज्य। और वहाँ पे किसी स्त्री का शासक उसमें था। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक रहा है वो रहा है नेड़ जलियान। और इसने 10 ईस्वी के करीब वहाँ पे शासन किया। ये अल्प आयु में ही शासक बन गया था। तो इसके राज्य को हड़पने के लिए चोल, चेर और पांड्य इन्होंने तीनों ने मिलकर आक्रमण किया था। और इन तीनों की सेनाओं को इसने तालिया नंगनम के स्थान पर हराया था। और जब इसके बाद जो अगला वंश जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चोल। चोल वंश का जो प्रथम शासक था वो था एलेरा और राजधानी थी इनकी उरेयुर। तो आरंभिक शासकों में जो प्रसिद्ध शासक रहा है इनका वो रहा है कारिकाल। और उसके समय में जो राजधानी थी वो थी कावेरी पट्टनम। जो इसने क्या किया, चेर और पांड्य शासकों को हराया था। इस वंश में जो ये कार्यकाल था इसकी जो विशेष उपलब्धि थी कि इसने नौसेना का गठन किया था और श्रीलंका पे भी अधिकार कर लिया था। ये वैदिक धर्म को मानता था और इसने काफी यज्ञ इत्यादि करवाए। और इसके समय में तमिल साहित्य जो था
उसने भी काफ़ी प्रगति की थी। और इसके बाद अगला वंश जो है हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है चेर। चेर वंश को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो इनका विख्यात प्रथम और विख्यात शासक था जो वो था उदयन जरेल। और इसमें जो एक जो आरंभिक शासक थे उसमें सेन गुत्तुवंचेर ये भी प्रसिद्ध था। और जो उसका जो अगला पुत्र था निदन जरेल अंदन, उसका पुत्र था। उसने लगभग 55 साल तक शासन किया और उसने अनेक विजय जो है वो प्राप्त की। उसने जो है वो 7 वाहन और यवनों की सेना को भी पराजित किया था। और बाद में उसने क्या किया था, ये जो चेरवंश का शासक था इसने ये जो सातवां शासक थे यज्ञश्री उसके साथ मित्रता कर ली थी। और चोल वंश के साथ युद्ध में ये जो है वो मारा गया था। और इसके पश्चात जो चेर वंश का पतन हो गया था। अगला वंश है यवन। तो यवन जो है वो हिंदी और यूनानी, इनको यूनानी भी कहा जाता है, हिंदी यूनानी वंश है ये जो हमारा यवन है। ये ऐसा हुआ था कि आपसे इससे पहले मैंने आपके साथ बात की थी कि 305 ईस्वी तक जो सिकंदर का अगला वंश था सेल्यूकस, उसको उसने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो और उसको ये जो स्थान है कंधार वगैरह जो वो देने पड़े थे। तो उसके पश्चात जो उसके जो आगे उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं निकले। तो जो एक उसका गवर्नर हुआ है ड्यूक डोट्स, उसने क्या किया कि 250 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस साइड का जो ये जो राज्य था इसमें उसने काफ़ी अधिकार कर लिया। इनमें जो प्रसिद्ध जो इनका शासक रहा था वे था मेनांडर। और इसने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था। इसने अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, राजपुताना ऐसे ये इलाके इस पे उसने अधिकार कर लिया था। और उसने अपनी राजधानी बनाई थी शाकल, जिसको कि आज हम जानते हैं सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। इस ये जो है वो बौद्ध भिक्षु थे एक नागसेन, उनसे बड़ा प्रभावित था और उसने इनको अपने यहाँ बुलाया था नागसेन को। और उनके साथ काफ़ी बौद्ध धर्म के विषय में काफ़ी वार्तालाप की थी। और इस वार्तालाप से जो है इसको एक किताब का नाम दिया गया है। उस किताब का नाम है मिलिंद पुनहो। और इसी नाम किताब की वजह से इसको मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। इससे जो ये हमारे यूनानी जो था यवन जो थे इनके जो प्रभाव से क्या हुआ कि सुंदर सिक्के वगैरह बनाने और उस पे जो चित्र बनाने की जो कला है वो भारतीयों के पास आ गई। और ज्योतिष विद्या और चिकित्सा जो है उसके क्षेत्र में भी जो यूनानी पद्धति है ये इसके काल में ही हमारे यहाँ पे जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है इस पे ये यूनानी प्रभाव जो है वो इसके काल में ही पड़ा। आगे जो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो अगला जो वंश था वो थे शाक। जो यवनों के बाद जो जिन्होंने शासन किया वो थे शाक। इनको पार्थियन भी कहा जाता है। ये एक घुमंतु कबीला था। और रुद्रदमन जो था इसमें सबसे महान इनका शासक हुआ है। और शक राज्य की जो रुद्रदमन जो था इसने राज्य अपने जो इस शक राज्य की सीमा का काफ़ी विस्तार किया। उसकी जो शासन प्रबंध था वो उच्च कोटि का था, वो साहित्य प्रेमी था। उसने क्या किया, एक बड़ा इसमें जो मेन बात ये है कि उसने मौर्य काल में जो सुदर्शन झील बनी थी उसका उसने पुनर्निर्माण जो वो करवाया था। और उसने क्या किया कि सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। और इस वजह से उसके राज्य में उसके काल में भी संस्कृत भाषा जो उसको प्रोत्साहन मिला। और इसके रोम के साथ व्यापार जो वो इसको बढ़ावा मिला। और एक बात और है कि रोम के जो बड़े सारे फैशन थे वो भारतीय संस्कृति में इसके काल में ही आए। अगली जो वंश है जो जिसका भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रभाव रहा है वो है कुषाण। तो कुषाण जो वो चीन की एक प्रजाति थी यूची, उससे संबंध रखते थे। और हुआ क्या कि 165 ईस्वी पूर्व में हुनों ने उनको उनके अपने क्षेत्र चीन से उनको खदेड़ दिया था।
और वो क्या कर रहे थे, जैक्साइट नदी के किनारे किनारे आ बसे थे। फिर वहां से ये 5 शाखाओं में विभाजित हो गए, जिनमें से जो एक शाखा थी जो भारत भी आ गई थी, वो थी कुषाण। और भारत में जो किडफिश जो एक प्रथम था, किडफिश प्रथम था, उसने क्या क्या किया था, कुषाण वंश की स्थापना की थी। और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है वो रहा है कनिष्क। और कनिष्क को एक महान विजेता के रूप में जानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध महान शासक रहा है कनिष्क। उसके समय में सोने के सिक्के, जो बड़े शुद्ध सोने के सिक्के भी उसने चलाए थे। उसके काल की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि उसने क्या किया, अपने चीनी शासक हिंतो को एक के पास एक राजदूत भेजा, अपना दूत भेजा कि वो अपनी लड़की की शादी जो वो कनिष्क से कर दे। तो इस बात का उसको अपमान लगा चीनी शासक को, तो उसने क्या किया, उसको बंदी बना दिया राजदूत को। तो इस बात पे कनिष्क ने एक अपनी सेना भेजी और अपना सेनापति जो है वो अपनी सेना भेजी चीन में युद्ध करने के लिए। लेकिन जो चीनी सेनापति था, जिसका नाम था पंचाओ, उसने उस सेना को पराजित किया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई पंचाओ की, तो एक बार फिर कनिष्क ने चीन पे आक्रमण किया और इस बार उसने जो चीन के साथ संधि की, और इस संधि के अनुसार चीन ने उसको खोतान, यारकंद और काशगर के जो क्षेत्र था वो कनिष्क को दे दिया। कनिष्क ने जो मेन काम किया, कनिष्क और अशोक में समानता ये है कि दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है और काफी उसको दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रयास किए हैं। बौद्ध विहारों, स्तूपों का निर्माण किया है। लेकिन फर्क ये है कि अशोक ने जो था वो युद्धों का त्याग कर दिया था, लेकिन कनिष्क ने युद्धों का त्याग नहीं किया था। और जो प्रजा प्रजा की भलाई के जो कार्य थे, उनको करने में भी अशोक काफी अग्रणी था। और कुना जो कनिष्क है वो वहां तक उस लेवल तक नहीं था, उतने उसने वो कार्य जो वो नहीं किए थे। और उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित किया गया था, कर दिया था। और उसने बहुत सारे जो थे महात्मा बुद्ध और बौद्ध जो संत थे, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें, उनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनवाई थी। और ये बौद्ध धर्म को एक नई जान डालने में उसकी काफी योगदान रहा है। उसने कश्मीर में जो चौथी बौद्ध महासभा है वो आयोजित की थी। और उसने अपने जो बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे थे। साहित्य में भी इसका जो बड़ा योगदान है। उसके दरबार में एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि था जिसका नाम था अश्व घोष। उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बुद्ध चरित, जो कि बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। और इस ग्रंथ की तुलना जो है वो रामायण से की जाती है, तुलसी के रामायण से की जाती है। उसने सौरानंद और सारिपुत्र नाम के ग्रंथों की भी रचना की है। और नागार्जुन भी एक कनिष्क के समय का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसने भी माध्यमिक सूत्र एक लिखा था ग्रंथ, माध्यमिक सूत्र। और वासुमित्र ने महाविषाद नामक ग्रंथ लिखा था। ये सभी जो है बौद्ध धर्मों के भंडार माने जाते हैं। चरक ने भी आयुर्वेद वैदिक विज्ञान के लिए चरक संहिता जो वो इसी के काल में लिखी थी। और इसके काल में एक और गंधार कला बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी, वो उनमें जो महात्मा बुद्ध थे मूर्तियों में, उनकी जो देव वो जो यूनानी देवता है अपोलो की तरह दिखते थे। और इनको बड़े सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया गया था। इस जो गंधार कला की जो मूर्तियां होती हैं उसमें महात्मा बुद्ध के पास सर पे घुंघराले बाल होते दर्शाए गए हैं। और एक मथुरा कला थी, जो मथुरा कला होती है, इसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं बनाई गई थी, उसमें वो जो उनका शरीर है काफी भारी दिखाया गया था। और उनके जो पीछे सर के ऊपर प्रभा चक्र जो अलंकृत किया गया था। और इनको महात्मा बुद्ध को कमल के आसन पे दिखाया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त ये जो कनिष्क था और अशोक था, इनमें थोड़ी समानता भी थी। इन दोनों ने जो वो प्रचार में नई दिशा की, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
बड़ा प्रयास किया, और अंतर यही था कि कनिष्क ने क्या था, युद्ध नहीं छोड़े थे, और अशोक ने युद्धों का त्याग कर दिया था, और जो दयालुता के मामले में और प्रजाहित के मामले में अशोक काफ़ी कनिष्क से आगे था, और जो कनिष्क था वो इतना उसने प्रजाहित के कार्य नहीं किए थे। तो आज तक के लेसन में इतना ही। कल हम शुरू करेंगे गुप्त साम्राज्य, और ये जो अगला इसका पार्ट होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और इसी में हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होगा। टिल देन थैंक यू।